नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज हम आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन करें या सबसे बड़ी मुहिम करें, उसकी शुरुआत करें। हमारा सवाल है, जब देश एक है तो हर नागरिक के लिए कानून एक जैसा क्यों नहीं? जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म की आड़ में निजी कानून क्यों चलते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म, हर धर्म संप्रदाय में महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए। इस 7 अक्टूबर को लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के तरीकों को लेकर देश की जनता से राय भी मांगी। 45 दिन के भीतर आप अपने जवाब लॉ कमीशन को दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, एक ऐसा कानून जो धर्म से ऊपर हो, एक ऐसा कानून जो हर नागरिक को, हर धर्म की महिलाओं को एक जैसा अधिकार दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू हो जाने के बाद शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉज के तहत करते हैं। संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा है कि देश के हर नागरिक के अधिकार एक समान है, जबकि संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी धर्म को मानने और प्रचार करने की छूट है। आर्टिकल 25 वो ढाल है जिसके पीछे तमाम पर्सनल लॉज छुपे हुए हैं, लेकिन सरकार ने कोर्ट में दिए हलफनामे में साफ कहा कि अगर संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच टकराव की स्थिति बनी तो आर्टिकल 14 को प्राथमिकता दी जाएगी। इस देश को आजाद हुए 70 साल हो रहे। इन 70 सालों में हमारे जीने का तरीका बदल गया। लैंडलाइन की जगह मोबाइल आ गया, चिट्ठी की जगह ईमेल ने ले ली। हम 21वीं सदी को भारत की सदी बता रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में अपने देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून लागू नहीं कर सके। यह वही देश है और यह वही हम आप हैं जो देश के हर नागरिक के लिए समान कर वाले जीएसटी कानून पर मुहर लगाते हैं, लेकिन देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार देने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड से डर जाते हैं। क्यों? आज की बहस इसी पर। आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों ना हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों ना हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। 21वीं सदी में महिलाओं की और हमारे देश की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसी भी परंपरा से जुड़े क्यों ना हो, किसी भी समाज से जुड़े क्यों ना हो, महिलाओं का गौरव करने का ये युग हमें स्वीकारना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का मकसद ये होगा कि पर्सनल लॉ कहीं ना कहीं से इंटरफेयर किया जाएगा। या तो हमारा कानून को आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दें तो हम मुतमईन होंगे। कभी ट्रिपल तलाक को लेके, कभी कॉमन सिविल कोड को लेके सरकार अपनी मंशा जो है मन में, वो पर्सनल लॉ को ख़त्म करने का, ये हिंदू लॉ देश में लागू करना, ये उनका गुप्त एजेंडा है। खतरनाक बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महिलाओं के नाम को लेकर अपना यूनिफॉर्म कोड को थोपना चाह रही है, इसलिए उसका पूरा खतरा है। हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए कानून क्यों नहीं एक समान? यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सभी धर्म के पंथ के ये लीडर्स को एक ही टेबल पे लेके या गवर्नमेंट आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि अपने मुल्क में नाफिज हो सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। लॉ कमीशन 7 अक्टूबर से देश के नागरिकों से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के तरीकों को लेकर राय मांग रहा है।
लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रखा ये फॉर्म आपके और हमारे लिए है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम जनता से राय मांगी गई है। 16 सवालों के साथ ये क्वेश्चनेयर तैयार करके इसमें ये पूछा गया है कि सभी धर्मों को लेकर देश में एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए संपत्ति, शादी, तलाक और इस तरह के अलग अलग मसलों पर विस्तृत क्वेश्चनेयर हैं। अलग अलग तरह के सवाल हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए जो अलग अलग मसले हैं उन सबको लेकर अलग अलग तरह से सवाल पूछे गए हैं। इस्लामिक तौर पर जो है जो मानते आ रहे हैं हम लोग वही मानेंगे। जैसे हम पहले ज़िंदगी गुजारते हुए आ रहे वैसे ही हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये अलग अलग की जगह है। हर धर्म के लिए एक ही कानून लागू होना चाहिए। इससे हर नागरिक को फ़ायदा भी होगा, हर महिला को भी फ़ायदा होगा और कोई धर्म की आड़ में किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं कर सकता है। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का हमारा पहला सवाल, जब देश एक तो कानून एक क्यों नहीं? दूसरा सवाल, देश शरिया से चलेगा या संविधान से? तीसरा सवाल, निजी कानूनों की गुलामी से देश को आजादी कब? और चौथा सवाल, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना हमारे देश के संविधान का विरोध करना नहीं है? तो आज हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपको बता दें हमने कांग्रेस को भी इस चर्चा में न्योता दिया था, लेकिन उनका कहना था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस बहस में शामिल नहीं होना चाहते। मौलाना मसूदुल हसन काज़मी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। नाइश हसन हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर और पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर इक्तिदार मोहम्मद खान हमारे साथ हैं, प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। तारिक फतेह हमारे साथ हैं जो कि कॉलमिस्ट हैं, टोरंटो सन के, पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कनाडा के रहने वाले हैं। आप सबका आज ताल ठोके में स्वागत है। संबित पात्रा, जो बात अदालत में सरकार ने कही, और साथ में आपको बता दूं मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेश रंजन भी आ गए जो पिछले लंबे समय से कानून को कवर करते रहे हैं, वो इस मामले में जो पेच है उस पर भी और रोशनी डालेंगे हमारे साथ। संबित पात्रा, जो बात अदालत में सरकार कहती है, जो बात भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं, जो बात लॉ कमीशन एक सर्वे के जरिए लोगों से पूछता है, आज उस बात को हम एक बड़े मंच पर खुली बहस के लिए लेकर आए। लेकिन क्या सरकार अब पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, मन बना चुकी है कि इस देश में एक ही कानून हो? देखिए, जहाँ तक सरकार का विषय है वो सरकार ही बोल पाएगी। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2014 में क्या लिखा था वो मैं पढ़ दूंगा तो तर्कसंगत भी रहेगा। बीजेपी believes that there cannot be gender equality till such time India adopts a uniform civil code which protects the rights of all women, and the BJP reiterates its stand to draft a uniform civil code drawing upon the best traditions and harmonizing them with modern times। मतलब अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ से ही कहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। इसमें धर्म का विषय नहीं है, जेंडर इक्वालिटी, ताकि महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार से भिन्न भिन्न डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। और एक सभी रिलीजन से, मैं बाइट सुन रहा था, कुछ धर्मगुरुओं को कहना था कि नहीं, या तो आप पूरी तरह से हमारे धर्म को ही जो शरिया कानून है वही मान लीजिए, या तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाइए। हमारा मानना है कि द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल, जो इस्लाम में सबसे अच्छा है वो इस्लाम से लिया जाए, जो किसी और धर्म में अच्छा है वो लिया जाए, और इन कॉन्सोनेंस विद मॉडर्न टाइम, मतलब जो अभी मॉडर्निटी है उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्रेसिव नेशन की ओर बढ़े, एक प्रगतिशील राष्ट्र की ओर बढ़े, ये हमारा ध्येय है। और इसी बाबत भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है। और देखिए, मैं 10 सेकंड और लेता हूं और इतना ही कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्टता से कहा है कि हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है, भारत का संविधान है। और भारत का संविधान ही कहती है अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 में, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक ही कानून हो जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। ठीक, संबित पात्रा। नाइश हसन, मुस्लिम महिलाएं जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं, जो 3 तलाक से आज़ादी चाहती हैं, वो सहमत है इस बात से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, भले हमको आज़ादी मिले 3 तलाक से?
देखिए रोहित जी, ये मसला बहुत बड़ा मसला है। ये मुसलमान औरत का ही सवाल नहीं है। हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये बहस किस लिए शुरू हुई थी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस इसलिए शुरू हुई थी कि औरतें हिंदुस्तान की घर के भीतर पिस रही हैं और वो न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। तो उनको न्याय मिले जो किसी भी धर्म की पुस्तक से ऊपर हो, जो एक भारत की औरत होने के नाते न्याय मिले। 1971 में पूना में बड़ा सम्मेलन हुआ था जिस पे एक बड़ा समर्थन इसको दिया गया था। सवाल ये है कि इसका ताल्लुक जो देखा जाता है कि ये अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का तुष्टीकरण या राष्ट्रीय एकता, अखंडता, हम एक हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी बहस की शुरुआत इंसाफ से शुरू हुई थी और इंसाफ पे केंद्रित होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कह रही हूँ, पर इसके केंद्र से औरत गायब हो गई। जिस औरत की लड़ाई के लिए ये आई थी बात, वो केंद्र से औरत गायब हो गई। सारे धर्म के लोग सामने आ गए, औरत का मुद्दा रह गया। अगर देखिए लैंगिक समानता पे आधारित कोई कानून आता है, वैकल्पिक तौर पे भी आता है, तो उसका स्वागत करने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं मुसलमान साथियों से ये कहना जरूर चाहूंगी कि आप इनसिक्योर मत होइए, आने दीजिए, कोई दस्तावेज आने दीजिए, बहस तो उसके बाद होगी ना। आप अपने आप को इनसिक्योर कभी मत फील कीजिए। ठीक है मौलाना साहब, इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? देखिए जना, आपने इनको टाइम दिया, ऐसे मुझे भी परेशान। जी जी, ये कह रही हैं, इसमें ये सच्ची बात है, ये महिलाओं के लिए आप बात कर रही हैं, लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि जिन मुस्लिम महिलाओं के लिए आप बात कर रही हो, जिनका इस्लाम आप छीनना चाहते हो, वो है ही नहीं। ये मुस्लिम महिला जो आंदोलन है, ये रियल स्टेक होल्डर नहीं है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, और अभी जी न्यूज़ के सामने मुस्लिम बहुल एरियो में मुस्लिम औरतों से पूछिए क्या वो शरिया चाहती हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती हैं। आप उनसे पूछिए। आप चंद लोगों से, जो प्लांटेड लोग हैं, उनको खड़ा करके, और पूरे देश में 2 साल से रियल इश्यू से तवज्जो हटाई जा रही है, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। और जो रियल स्टेक होल्डर हैं, जिनके मामले पर आप बात करना चाहते हो, उनको एक तरफ कर दिया। उन औरतों से आप बात कर ही नहीं रहे। दूसरी बात, आप सिर्फ यूनिफॉर्म की क्यों बात करते हो? यूनिफॉर्म ला तो शराबबंदी पर भी होना चाहिए, जिसका हमारे देश का संविधान कह रहा है। यूनिफॉर्म कानून तो आप गाय प्रोटेक्शन पर भी लेके आइए, जिसकी वजह से, जिसका ये संबित पात्रा जी कह रहे हैं, इनके उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में गाँव की हिफाजत के लिए भी है। उसके लिए क्यों नहीं लाते? इसलिए कि एक खास कम्युनिटी को आप कत्ल करने के लिए या उसको टारगेट करने के लिए इसको जिंदा रखना चाहते हो। मेरा सवाल ये है कि मैं, अगर फर्ज करो मैं ये पूछूं आपसे कि भाई काऊ के प्रोटेक्शन पर के नाम से कुछ गांव रक्षण दल के लोग पूरे देश में लोगों को जाने ले रहे हैं, मार रहे हैं, तो मेरा सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मुझे कहने दीजिए, मैं उसी में आ रहा हूं, वही बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से इसको खत्म कर दिया जाए और हिंदू भाइयों से कहा जाए कि आप गाय को अपनी मां मत मानो, तो क्या कोई माना जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, ये गलत है। इसलिए यही कहा जाएगा कि उससे रोक के दूसरे कानून लाए जाए। सुन लीजिए ना, आपको पता था कि आप जो बोलने वाले हैं उसमें तर्क नहीं है, इसलिए आपको टोका जाएगा, तो आप पहले विक्टिम लेकर लगे थे। आप जवाब नहीं दे रहे। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, जवाब मुझे नहीं देना, जवाब देने आप लोग आए। क्या लोग जवाब दे, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। क्या एजुकेशन में यूनिफॉर्म ला की जरूरत है? नहीं। आगे बढ़े। क्या नौकरी में यूनिफॉर्म आगे बढ़े है? नहीं। आगे बढ़े। इसलिए नहीं कि उसमें हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं है, इसलिए सरकार नहीं आ रही है। मौलाना साहब, अकेले मुसलमान का हित तो नहीं टकरा रहा है जी, सिखों का भी कोई हित टकराता होगा, खाप पंचायतों को भी बुरा लगेगा, उनके भी हित चिंते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो। इसलिए वो आपत्ति नहीं कर रहे, आप क्यों कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, मौलाना पूरा सवाल तो जाने दीजिए, डिबेट कर लीजिए, जरा पूरा सवाल हो जाने दीजिए। तारक, पता है ये चक्कर क्या है? मुझे समझ में नहीं आता कि कोई डिबेट होती है कि साहब आप बकरे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, तो एक मौलाना साहब आके कहते हैं आप भिंडी भी तो काटते हैं। यहाँ पर बहस हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो ये कह रहे हैं कि आप गौकशी पर कानून क्यों नहीं ला रहे। भाई असली मुद्दे पर बात करने से कतराते क्यों, भागते क्यों? मारकाट उसके नाम पे हो रहा है, देश को नुकसान इससे हो रहा है, देश को इस मामले पर रहा है। अच्छा चिल्लाइए नहीं, आराम से बोलेंगे तो भी आपकी आवाज सुनिए। आप जो बायस बात कर रहे हो, भाई मौलाना साहब बायस, आप टोपी दाढ़ी लगा के नहीं है, मैं बायस हो गया। आप टोपी दाढ़ी बात कर रहे हो, जिस आदमी को यहाँ बिठा के ला रहे हो, हमारे पाकिस्तानी आदमी हमारे देश को
कानून बताएगा? देखिए, ये शर्मनाक बात है। बताएगा। पाकिस्तानी मुल्क हमारे देश को कानून बताएगा? क्या इतना पूरे देश की मौलाना, तब आपको बुरा नहीं लगता, तब आपको बुरा नहीं लगता जब रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आप इस देश में दंगे होते हुए देखते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता? उनके लिए नारे लगाते हैं, पैरवी कर देते हैं, बुरा नहीं लगता? यहाँ आपको ये लग रहा है कि दुनिया की बात क्यों हो रही है? लोग फेक उस पर फेक फुटेज चला देते हैं। मौलाना, उनकी बात सुन लीजिए, नहीं, मुझे इस बात कीजिए, इस बात पर मौलाना ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना। विदेशी मूल के लोगों को मौलाना, अगर कानून बनाने में विदेशी मूल के लोग इस देश में किस किस पद तक गए आपको पता है या मैं बताऊं? इसलिए इन बातों को छोड़ दीजिए, इस बात पे रहिए केवल। मैं कहने इनके लिए जरा पानी लाएं, ठंडा पानी लाएं। मौलाना, इज्जत करता हूं, तो बात सुन लीजिए। लेकिन पाकिस्तानी मूल के अगर आप हमारे देश के कानून में दखलंदाजी करने जाएगी, इससे ज्यादा बड़ा बुरा दिन होगा। अगर आप ये मस्जिद नहीं है जहां आप ये किसी को रोक सकें, अगर आप मस्जिद नहीं करके आए हैं कि आपको बोलने नहीं देना और चिल्लाना, इनको लोग चले जाते हैं यहाँ से। आप अकेले बोलिए, तकरीर कीजिए, समझ लीजिएगा मस्जिद में बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहा, हम चले जाते हैं सब लोग यहाँ से। क्या विदेशी मूल के लोग आज यहाँ पर कानून? आप बिल्कुल, आप उनके बात जब आपने भेज दिया हिंदुस्तान को तो बाकी क्या रहा? तारिक फतेह बोलिए। देखें, सीधी बात है, मौलानाओं को और मदरसा चलाने वालों को डर ये लगा हुआ है कि जिन औरतों को इन्होंने दबा के काले कफन के अंदर बंद रखा हुआ है और कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम पे अजाब लगेगा और तुम हिंदुस्तान के 9 मुसलमान लोगों के सामने बिल्कुल बेपर्दा ना जाओ, और तुम 15-15 साल की 13-13 साल की बच्चियों को, आने वाले अरब जो आ रहे हैं यहाँ से बच्चियाँ उठा के जा रहे हैं, वहाँ जाओ, चाइल्ड मैरिज, हर किस्म का जुल्म जो इस वक्त मुसलमान औरत पे हो रहा है, वो मुसलमान मुल्ला लीडरशिप और मॉस्क इस्टेब्लिशमेंट के हाथों हो रहा है। हमारे देश मेरी में बात नहीं है, बात करें, पाकिस्तान में हो खामोश होता है। आपकी बात कर रहा हूँ, आपके पाकिस्तान आपकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आप आए हो। अरे आपने बनाया पाकिस्तान। और मुझे तो इस बात पर भी आपत्ति है कि इस तरह के लोगों को हमारे देश में बुलाया जा रहा है, कहीं स्लीपर सेल कायम नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है स्लीपर। मुझे डेविड हेडली याद आ जाते हैं, इस तरह के लोग जब पाकिस्तान में बुलाए जाते हैं, रखे जाते हैं। मौलाना साहब, अगर आप ये तय करके आए हैं कि आप ये चेहरा पेश करके जाएंगे कि इस देश का मुसलमान वही है जो आप पेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चर्चा खत्म कर देनी चाहिए। फिर बहस ही किस बात की है? आपने तो अदालत में कह दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया तो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या हो सकती है। तलाक का मामला अदालत में गया तो महिला के कैरेक्टर पे सवाल उठेगा। अदालती कार्रवाई होगी तो महिला की दोबारा शादी नहीं हो पाएगी, उस पर सवाल उठेंगे। कानूनन दूसरी पत्नी रखना इससे बेहतर है कि आदमी कहीं बाहर जाए, किसी दूसरी औरत के साथ रहे। चले जाए, बहुविवाह प्रथा समाज की जरूरत है। कोई कोर्ट मुसलमानों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। अगर आप रोहित, एक बात मौलाना, उनको पूरा करने देंगे आप? जी, आप जिन लोगों को, आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, नहीं मुझसे कर, आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी, मैं इसलिए कह रहा हूं। जिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को, रोहित एक सेकंड सर इंटरव्यू कीजिएगा, पहले इधर से पूरा हो जाने दीजिए सर, बात तो कर लेने दें प्लीज। जिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को शरिया चाहिए, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में एक शरिया का पाकिस्तान बनाया था। आपके कुछ रिश्तेदार गए थे, आप उनके पीछे चले जाए। नहीं भैया, आप छोड़ें, दोनों तरफ से खा रहे हैं आप। हज की सब्सिडी भी ले रहे हैं जो हराम है, और हज भी कर रहे हैं, और दोनों तरफ से लूट रहे हैं। आप जाएं पाकिस्तान, और पाकिस्तान नहीं जा सकते तो सोमालिया नहीं जा सकते तो सऊदी अरेबिया, अगर वहां भी आपकी बदनसीबी है तो नाइजीरिया चले जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ शरिया मिलेगा। आप जितनी औरतों की पिटाई करना चाहते हैं आप करिए, जितनी अपनी बेटियों को आप ऑनर किलिंग कर सकते हैं कर लें, आपको खुली इजाजत होगी। हिंदुस्तान विदेशी पाकिस्तानी हमें बाहर भेज, अरे हम भेज रहे हैं आपको। सुनिए 5000 साल से जिस शख्स को दरियाए सिंध पे पैदा होने वाले आदमी को कहे नॉन हिंदुस्तानी, वो 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करता है। मोहम्मद अली जिन्ना आपका बाप है जिसने आपको बताया कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं है। सर मैं चाहता हूं वापस इस विषय पे आइए कि क्या मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है? और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है रोहित, तो केवल रोहित क्या हमें भी बोलने का मौका मिलेगा? इक्तदार आप ही के पास आ रहा हूं, इक्तदार खान साहब आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल मेरा आप ही से है कि भाई केवल मुसलमानों को क्यों लग रहा है कि हमारा हक मारा जाएगा, सिखों को क्यों नहीं लग रहा? क्रिश्चियंस ने अब तक इसके लिए कोई विरोध की आवाज क्यों नहीं उठाई? वो खाप पंचायतें क्यों नहीं उठ के आ खड़ी हुई कि साहब हमारे अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं आप लोग? मैं बोलूं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। अच्छा, एक तो जरा सा मैं ये जानना चाहता था कि मुझसे पहले जो साहब बोल रहे थे,
ये किस हैसियत में आप लोग इन्हें पसंद करते हैं? ना तो ये हिंदुस्तानी है, मेरी शक्ल अच्छी है, ना मुसलमान है जो आपको बदसूरत होने से मैं क्या इक़्तिदार साहब देश को तोड़ने की बात भी करते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे आप क्या चेहरा पेश कर रहे हैं? आप नहीं, मुझे ये बताइए कि जो शख्स बोलिए। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहे थे कि आपको नहीं पता, तो झूठ बोल रहे थे आप कि आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं, मुझे उस वक्त आप झूठ बोल रहे हैं ना, कौन सा इस्लाम के नाम पे झूठ बोल रहे हैं आप। रोहित साहब कौन बोल रहे हैं बीच में? आपको नहीं पता कौन बोल रहा है? मैं किसी ऐसे आदमी से बात करना ही नहीं चाहता तो आप झूठ बोले, आपस में लड़वाना चाहता है। ये तारिक फतेह होंगे जो मुझे लगता है किसी तरह से एजेंट बन के भेजेगा इंडिया में, जो हमें हिंदू मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं, जिन्हें ABCD नहीं आती, जो इस्लाम के नाम पे जानते नहीं, हाय करते रहो, चार बीवियां रखने का क्या शौक है? आप सीना कूटते अरे साहब, 4 बीवियां रखने का क्या शौक है? हिंदुस्तानी है, आप क्यों 4 बीवियां रखना है आपको भेजा एक से काम नहीं बनता आपका। नहीं, एक से नहीं बनता। आप बिल्कुल ना बोलिए, मैं लौंडिया में मान लीजिए आप बिल्कुल शरिया में लौंडियों की इजाजत है। इन्हें तमीज सिखाइए, रोहित इन्हें तमीज सिखाइए कि कहीं बोलते होते तो बीच में नहीं बोलते ही। इक़्तिदार साहब आप प्रोफेसर हैं ना, आप बताइए कि बीच में पढ़ाते हैं ना इक़्तिदार साहब, आप तो पढ़ाते हैं ना यूनिवर्सिटी में, आप लॉजिक पे बात करने के बजाय आप इस पे उलझ रहे हैं कि आपने इनको क्यों बुलाया। अब कल को ये पूछेंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया, फिर कोई ना बोले, वापस लाना पड़ेगा। आप वापस मुद्दे पे आइए ना इक़्तिदार साहब, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कीजिए। मैं आ रहा हूँ तो कहां से घूम के आ रहे हैं सर? सीधे आइए ना। नाहिद की सुनी बातें, मैं नाहिद की बात सुनी, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैंने मौलाना मकसूद कासमी को भी सुना, उनसे भी किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं मैं। और हमारे दोस्त सीनियर डॉक्टर संपीत पात्रा साहब, वो भी अपनी बात अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के हवाले से कह रहे थे। देखिए, मैं आपको मालूम है किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं हूं, लेकिन बहरहाल एक इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से आपने मुझे मदऊ किया है। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की, उसको प्रचार करने की हमें आज्ञा दी थी, और उसी के ज़रिए से आज हम तकरीबन 69 ईयर्स होने जा रहे हैं। हम पीछे नहीं गए, हमने दुनिया में अब अपनी पोजीशन टॉप लीडरशिप में पहुंचा दी है। बाज़ एरियो में हम नंबर 1 पे हैं, बाज़ जगह अंडर 5 में आते हैं। तो हमें ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिहाज से दिए, तो उसमें जहाँ तक कोर्ट ने कहा है, मैं समझता हूँ वो कोर्ट का अपना व्यू है। ठीक है। कोर्ट के मामले में जैसे अभी मकसूद ने कहा कि भाई उन खवातीन जो, सुन लीजिए पूरी बात, खवातीन जो इससे मुतासिर है, हमें उनसे भी नजरिया लेना चाहिए, ना कि किसी कनाडा से आए हुए आदमी का नजरिया लेना चाहिए। तो कोर्ट ने बिल्कुल बात सही कही, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, आप आए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करने, आप डिस्कस कर रहे हैं तारिक फतेह को। सर मेरा बड़ा सीधा सा कहना है इक़्तिदार साहब, जैसे आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये भी इस्लामिक स्कॉलर है ना, मैंने आपकी डिग्री चेक की ना मैंने इनकी डिग्री चेक की। ठीक है, नहीं है। आप दोनों इस्लामिक स्कॉलर्स हैं मेरी नजर में, और मैं आप दोनों को एक बराबर तोलता हूं। इसलिए आप कम से कम किसी मेहमान पर इस तरीके से उंगली नहीं उठा सकते। बस अगर आप मुद्दे पे बात करें तो करिए, वरना आप नमस्ते करके जाने के लिए आजाद हैं। भारत सरकार का, मैंने कहा आप अगर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, बतौर इस्लामिक स्कॉलर आप चर्चा में हैं, तो आप अपना पक्ष रखिए। अगर आपके पास कोई तर्क नहीं है, सुनिए, तो आप अच्छा सुनिए, कान से निकाल दीजिए ईयरफोन और बैठ के टीवी देखिए आराम से। आप सुनना नहीं चाह रहे ना, सुनिए ना। अरे सुनिए, ऐसी बात मत कीजिए, सुनिए पूरी बात। आप समय जाया कर रहे हैं दर्शकों का, में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आप समय जाया कर रहे हैं दर्शकों का। नहीं, आप सुनिए, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आप बोल के बीच में बर्बाद कर रहे हैं। मुद्दे की बात, पूरी बात। मैं ये कह रहा था कि मजहबी, अब सुन तो लीजिए पूरी, डिबेट में कुछ टॉपिक ही नहीं आ रहा है। मजहबी सुन लीजिए, अरे सुनिए, मैं आ रहा हूं भाई, सुन तो लीजिए। मजहबी मामलात का मामला मजहबी लीडरों का है, कवानीन का मामला हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, मस्जिद और मंदिर में बैठ के सुलझाएं। यहाँ सरकार, कानून, पुलिस, अदालतें घंटियां बजाने के लिए देश में। देखिए, जब मुस्लिम पर्सनला का आता है तो हिंदू पर्सनला वोट भी है। सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग बोल सकते हैं। सुनिए ना, मजहब ने क्या कहा अदालत में जाके, इसको अब मैं सुनाता हूँ। शैलेश रंजन मेरे साथ हैं, देखिए वो आपको बताएंगे मेरे सहयोगी। मजहब सुन लीजिए, सुनिए ना, सुनिए, अब आप सुनिए सर, बहुत देर से आप सुना रहे हैं आपको। शैलेश रंजन, तो आप मना कर, अब सुनिए, ट्रिपल तलाक को खत्म किया तो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की आशंका है। तलाक का मामला अदालत में गया तो महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठेगा। कानूनन दूसरी पत्नी रख लेना अवैध संबंध होने से बेहतर है। कोई कोर्ट मुसलमानों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। शैलेश, जरा ये चीज बताइए कि संविधान अगर बना
तो उसमें ये ऐसी व्यवस्था कैसे आ गई या आ गई तो वो कैसे बदली जा सकती है कि भाई कोई धर्म अपने को संविधान और कानून से ऊपर ही मान बैठे और कहे कि नहीं कानून संविधान हमारे हिसाब से चलेगा, हम संविधान कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे। देखिए रोहित, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं कि पिछले 12 से 15 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3 से 4 बार ये बात कही है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और ये बाजाप्ता जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वैसी स्थिति में जहां तक कानून में बदलाव की जरूरत है, भारत में संविधान सबसे ऊपर है और उसके हिसाब से 2/3 बहुमत के साथ चीजें पलटी भी जाती है, जैसे शाहबानो केस में राजीव गांधी सरकार ने किया था। उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी। जो मान्यवर उसकी मुखालफत कर रहे हैं उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार देश में जब सुप्रीम कोर्ट किसी बात को लेकर बार बार ये कह रहा है तो क्या उसमें समीक्षा किए जाने का अधिकार देश की अदालतों या सरकारों को नहीं है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है रोहित।